दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले हलचल तेज। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री ने वाराणसी शास्त्र केंद्र की अहमियत बताई। तो खबरें विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले हलचल तेज। बीजेपी अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव से पहले पार्टी में हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा के मोदी सरकार 3.0 में स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के बाद से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। भाजपा नेतृत्व ने 3 प्रमुख नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह जिम्मेदारियां पार्टी के आगामी नेतृत्व चुनाव और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखकर दी गई। भाजपा ने शुक्रवार को महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अपने संगठनात्मक चुनावों की देखरेख के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और हर्ष मल्होत्रा तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी संगठन चुनावों के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने एक बयान में कहा है कि तीनों सांसद इन राज्यों के अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनावों के लिए केंद्रीय प्रभारी होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर तंज। RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान के बाद जिसमें उन्होंने राजनीतिक विषयों पर कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारद्वाज ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई बड़े नेताओं ने दावा किया था कि पार्टी को 350 सीटें मिलेंगी और वे संविधान बदल लेंगे। उसके कारण भाजपा को केवल 240 सीटें मिली। अब RSS ने वही बहस शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाजपा सरकार के 11 साल में देश के सारे संसाधन पूंजीपतियों को सौंप दिए गए हैं। वे सब कुछ बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लोगों ने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें आएंगी और हम संविधान बदलेंगे, और उसको लेके देश में ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे रह गई। उसके बाद अब दोबारा से RSS ने उसी बहस को शुरू किया है और धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द, इनसे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, मगर जो भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार से दिखा है, ये देश के तमाम संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच, सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको समाजवाद शब्द से दिक्कत तो है, क्योंकि समाजवाद नहीं, ये पूंजीवाद के पुजारी हैं। और पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि देश के सभी संसाधन जनता के हाथ में ना रहें, कुछ पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहें। और ये एक बहुत खतरनाक जो है इंडिकेशन है देश की गरीब जनता के लिए, क्योंकि अभी भी जो है कुछ पूंजीपति परिवार ही जो है पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री ने वाराणसी शास्त्र केंद्र की अहमियत बताई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वाराणसी में स्थापित शास्त्र संग्रहालय अनुसंधान केंद्र को लेकर कहा है कि यह केंद्र देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में हमारे वेद, संस्कृति और प्राचीन शास्त्रों को डिजिटल रूप से संरक्षित किया गया है ताकि नई पीढ़ी इन्हें समझ सके और अपनी विरासत से जुड़ सके। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारे PM भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इसमें यह केंद्र हमारे वेदों और शास्त्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने RSS के भुजंग बोबड़े और संगठन प्रमुख मोहन भागवत का विशेष आभार भी जताया। उनके मार्गदर्शन में यह सब संभव हो पाया है। यहाँ पर शास्त्र संग्रहालय अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ है और ये हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे जो वेद हैं, जो
हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। ये देश को हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक जो और वेदों का जो पूर्व इतिहास है हमारा, उसे डिजिटाइज करके अभी प्राचीन ग्रंथ और वेद जो आज देखे आपने कि इस धरोहर को यहाँ पर बचाना है, संरक्षित करना है और उनको डिजिटाइज करके ये हमारी नई पीढ़ी है, हमारे देशवासी है, इनको अवगत कराना। इसके ग्रंथ में से, वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे देश का उद्धार होगा। और मैं एक ही कहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाना, इसमें ये शास्त्र संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र, हमारे प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये शुरुआत आज भारत में ये पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्य जो है हमारे आरएसएस के हमारे भुजंग बोबड़े जी ने इसको प्राथमिकता दी है, मैं इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। हमारे रामानंद तिवारी जी है, हमारे पद्मश्री आचार्य हमारे गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी है, वो भी दयाशंकर मिश्र जी है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर दयाशंकर जी। ये सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हमारे भारत का जो युवा वर्ग है, ये इससे जुड़े और हमारी प्राचीन धरोहर को हर जगह पहुंचाए। और मुझे खुशी है कि इसमें योगदान देने का मौका मुझे मिला, और ये मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हर जिले में ऐसे ये वेद और हमारे वेद और धार्मिक जो ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, ये डिजिटाइज होगा। थाने में भी इसका एक बड़ा केंद्र शुरू होगा। और मैं इसीलिए आज के शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भैया हल्का पीछे थोड़ा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेफाली जरीवाला के घर पहुंची पुलिस, मौत के कारणों की जांच जारी। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के 42 वर्ष की उम्र में निधन की खबर से सभी स्तब्ध है। मुंबई पुलिस और फोरेंसिक टीम आज सुबह उनके मुंबई स्थित अंधेरी इलाके में बने घर पर पहुंची। मुंबई पुलिस के अनुसार उन्हें रात लगभग 1 बजे इस घटना की सूचना मिली है। उनका शव उनके घर पर पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। शेफाली जरीवाला के निधन की यह अचानक खबर उनके परिवार, दोस्तों और फिल्म जगत के लिए एक बड़ी त्रासदी साबित हुई।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिपुरा में 2 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। त्रिपुरा के ईस्ट अगरतला पुलिस थाने की टीम ने नियमित गश्त के दौरान अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस थाने की प्रभारी अधिकारी राना चटर्जी ने बताया कि गिरफ्तार की कई 2 महिलाओं के नाम हैं अकलीम अख्तर और रुमा शेख। इसके अलावा उनकी मदद करने वाले दलाल कृष्ण देवनाथ को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली है कि और भी लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस व्यापक तलाशी अभियान चला रही है। हिरासत में लिए गए लोगों को जल्द ही पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान हमने 2 बांग्लादेशी नेशनल को डिटेन किया है नॉर्थ गेट एरिया से। वो लोग इंडिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव की बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में आए 3-4 चुनावी सर्वेक्षणों में यही संकेत मिल रहे हैं। तिवारी ने आगे कहा है कि सभी सर्वे में तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही है। इसे केंद्र सरकार और एनडीए की नींद उड़ी हुई है। वे चुनाव आयोग के माध्यम से कोई न कोई गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव ने हर मुद्दे पर तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है और अब चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी आज 3-4 सर्वे बिहार में आए, सब में तेजस्वी सरकार बनता दिख रहा है। तो अब तो केंद्र सरकार की बीजेपी एनडीए वालों की नींद उड़ी हुई है, तो कोई न कोई गड़बड़ छाला का प्रयास चुनाव आयोग के माध्यम से कराना चाहती है। तो सारे चीज़ों को श्री तेजस्वी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ कहा है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, न कि वैसे सरकार में बैठे लोगों को जो चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बनाकर रखे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। पुरी में रथ यात्रा पर बोले स्वामी सुखदर्शन दास। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आज देश भर में लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। इस अवसर पर श्री स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल से पधारे स्वामी श्री सुखदर्शन दास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि हम गुजरात से आए हैं। आज रथ यात्रा का बड़ा उत्सव है। भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देने निकले हैं, इसलिए हमने भी आज सुबह दर्शन किए। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण है। उन्होंने आगे कहा है कि रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि जो भी भक्त भगवान के इस रथ यात्रा में दर्शन करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। सबको मेरा जय जगन्नाथ। हमारा नाम स्वामी श्री सुखदर्शन दास जी है। हम गुजरात से, हमारा मंदिर वड़ताल स्वामीनारायण टेम्पल, इसमें गुजरात में बहुत बड़ा भगवान स्वामी का मंदिर है। हम लोग वहां से आए हुए हैं। आज रथ यात्रा का बहुत ही बड़ा पावन पर्व है। तो भगवान पूरे साल में एक ही बार ऐसे सामने से दर्शन देने के लिए सबको आते हैं कि आओ भक्तों मेरे दर्शन कर लो, मेरे दर्शन कर लो। तो हमने भी आज सुबह में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, सुभद्रा जी का रथ था उनके दर्शन किए, बलभद्र भैया के रथ के दर्शन किए। मतलब आज रथ यात्रा का इतना महात्म्य है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करेंगे उनकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। और ये रथ यात्रा में जो आए हुए लोग हैं वो भी उतने उत्साह से, यहाँ हम देख रहे हैं कि कितने उत्साह से सब लोग आ रहे हैं। लाखों लोग यहाँ, कल भी हमने दर्शन किए थे, तो बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ। और हमें भी भगवान जगन्नाथ की हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने हमें साथ में दर्शन दिया। और साथ साथ में कहने का मुझे आनंद होगा कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट एवर इन माई लाइफ, दैट बिकॉज आई लिव इन माई पास्ट, I live in my present, the first time that I have did the darshan of this Jagannath Bhagwan. So I am very fortunate to be a part of this crucial moment, and thank you because Bhagwan Jagannath, this is the Lord of the universe. Jagatah Natheti Jagannath. ये भगवान जगन्नाथ है, वो सबके स्वामी है, जगत के स्वामी है, लेकिन पूरे यूनिवर्स के भगवान है। और न तो केवल पुरी के लिए, न तो केवल ओडिशा के लिए, न तो केवल इंडिया के लिए, ये पूरे विश्व के लिए पूजनीय स्थान है। और ये रथ यात्रा का पर्व तो बहुत ही फेमस है और इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। हमको यहाँ धन्यभागी हम मानते हैं और खूब आनंद हुआ। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में यहाँ पूजा विधि सब चल रही है।
तो थोड़ी देर में यहाँ से रथ आगे जाएगा, खींचा जाएगा। यहाँ से गुंडीचा माता जी का मंदिर यहाँ से बस थोड़े 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कल से रथ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जगन्नाथ भगवान इतने नटखट है कि अभी वहाँ के वहाँ ठहरे है, अभी आगे गए ही नहीं है। सुभद्रा मैया बीच में है, जो बलभद्र भैया आगे पहुंच गए हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान कल के यहाँ के यही। आज यहाँ से 9-10 बजे यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी और गुंडीचा मंदिर जाके खत्म हो जाएगी। बढ़ती अगली खबर क्या, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। कांवड़ यात्रा और धार्मिक आचरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सरस्वती महाराज ने सनातन धर्म की परंपराओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर बोर्ड लगाने को लेकर हमसे पूछा गया था। मैंने कहा कि यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो कांवड़ यात्रा के लिए दीक्षा लेता है उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे नंगे पैर चलना, फलाहार करना, एक समय भोजन लेना, एक ही तरह के वस्त्र पहनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सत्य बोलना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भोजन के नियमों पर भी विशेष दलील देते हुए कहा है कि सनातन धर्म में पका हुआ भोजन खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, देखिए, हमसे पूछा गया था कि ये जो कांवड़ के समय में दुकानों में बोर्ड लगाने वाली बात पिछली वर्ष आई थी, उस बारे में आपका क्या कहना? तो हमने कहा, देखिए, राजनीति की दृष्टि से इसमें कहा जा चुका, तभी तो आदेश पारित हुआ। फिर कानून की दृष्टि से भी कह दिया अपने उच्चतम न्यायालय ने जो उसको कहना था। धर्म की दृष्टि से अगर हमसे आप पूछते हैं तो धर्म की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि जो धर्म पालन करने के लिए तत्पर व्यक्ति होता है, जो किसी भी अनुष्ठान की दीक्षा लेता है कि मैं कांवड़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, तो वो नियम पहले ले लेता है कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, यही कपड़े पहनूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, आदि आदि। तो उसमें पवित्र भोजन का भी नियम होता है, और वो पवित्र भोजन जो है, कभी भी बना हुआ जो भोजन है सनातन धर्म में, उसको खरीद के खाने का नियम नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि हम बना बनाया भोजन खरीद करके खाएं। हमारे यहाँ बना हुआ भोजन ना तो बेचा जाता है ना तो खरीदा जाता है। कच्चा अनाज जरूर व्यापार का विषय हो सकता है, तो और कच्चे अनाज को किसी से भी खरीदने में जो बाजार में बिक रहा है वो अपवित्र नहीं माना गया है हमारे धर्मशास्त्र। बढ़ती अगली खबर की ओर, संसदीय स्थायी समिति वैष्णो देवी के लिए रवाना। भाजपा सांसद बृजलाल कर रहे नेतृत्व। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति आज जम्मू से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुई है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजलाल कर रहे। समिति के दौरे का उद्देश्य धार्मिक यात्रा के साथ साथ क्षेत्र में लोक सेवा वितरण, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करना भी माना जा रहा है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रा को लेकर विशेष सतर्कता और सुरक्षा उपायों को लागू किया गया। आज जिस तरह पार्लियामेंट्री जो आपका डेलीगेशन आया है, सर क्या प्रोग्राम रहेगा, कितने पार्लियामेंट्रियंस आए हैं सर? ऐसा है कि हमारे करीब 6-7 पार्लियामेंट्री यहाँ चुके हैं, बाकी आएंगे श्रीनगर में। अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी में जो एक हमारा इस कमेटी का एजेंडा होता है पब्लिक ग्रीवांसेस, तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे वहाँ के सीईओ से कि जो डीओटीज आते हैं क्या प्रॉब्लम होती है उनके लिए, क्या स्कीम है उनकी सुविधा के लिए, क्या चीज़ किया जा रहा है, उस पर हम वहाँ डिस्कस करेंगे। आ जाएंगे फिर यहाँ पर हम बैंक के साथ मीटिंग कर रहे हैं आज। उसमें पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें वो है पावर ग्रिड है, और 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और है। तो यहाँ आकर के उसको यहाँ बैठक करेंगे और वहाँ पर पब्लिक ग्रीवांसेस की वहीं पर करेंगे भवन में। तो सर श्रीनगर का क्या प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि श्रीनगर पहलगाम में पहला डेलीगेशन आ रहा है इसके हम प्रयास करेंगे जरूर जाने का, जाना चाहिए और हम प्रयास करेंगे वहाँ जाने की। पहलगाम का हाँ, बीच में समय मिलेगा हम जाने का प्रयास करेंगे। तो सर आप क्योंकि बाहर भी गए थे, जब सारे लोग गए थे, कमिटीज गई थी, तो वहाँ पहलगाम अटैक के बारे में आपने विचार रखे सर? पहलगाम में हम के बारे में जब हम लोग वहाँ गए, जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसमें हमारी 9 की टीम थे और ऑल पार्टी डेलीगेशन था। तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वहाँ बताया था, और हमने ये कहा था कि वहाँ पर किस तरह से 26 लोगों को
अलग करके, धर्म के नाम पर अलग करके, फिर उनको वाइफ्स के सामने, उनके किड्स के सामने उनको गोली मार दी गई। और उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब इसका हम बदला टेररिस्ट से लेंगे। पाकिस्तान ने कहा था वो टेररिस्ट लेंगे उनके ठिकानों पर। हमने 15 दिन का मौका दिया पाकिस्तान को कार्रवाई करे, नहीं हुआ तो उनके हमने, हमारा स्ट्राइक विथ प्रिसीजन था। इस चीज़ को कई कंट्रीज ने बहुत लाइक किया कि हमारा जो स्ट्राइक था, हमारी टेक्नोलॉजी कि हम लोगों ने पिन पॉइंट वहीं पर किया और 9 उनके टेररिस्ट के ठिकाने बर्बाद कर दिए। उसके बाद जब इन्होंने हमारे ऊपर सिविलियन पर हमला किया, यहाँ तो हमारे एक IAS अफसर मारे गए, और उसके बाद तो हमको अपनी रक्षा में, प्रतिरक्षा में करना पड़ा और हम 11 एयरबेस से तबाह कर दिए। उसके बाद उन्होंने घुटने टेक दिए, सीज फायर के कहा, हमने मान लिया, क्योंकि अब कई लोग कहते हैं क्यों नहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने घुटने टेक दिया। हमारा टारगेट था टेररिस्ट और उसको हमने बर्बाद किया। पाकिस्तान से वैसे कटोरा लिए घूम रहा है और हम उसी ज़माने में जब हम जापान में थे, तब जापान को सरपास करके हम चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बने थे। तो हम तो 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और पाकिस्तान जिससे हालत है पूरी दुनिया जानता है। तो इसलिए हमने अपना टारगेट अचीव किया और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने ये भी कहा कि अगर किन्होंने फिर जुर्रत की तो ये हम इसको मानेंगे कि अगर टेररिज्म हुआ तो उसको हम मानेंगे दिस इज वॉर अगेंस्ट कंट्री, और जो वॉर में एक्शन लिया जाता है वो हम लेंगे। सर, टूरिज्म का सेक्टर से मिलेंगे आप? श्रीनगर जैसे जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, टूरिज्म सेक्टर जो है टूरिज्म सेक्टर तो जम्मू कश्मीर की जान है। और कोई मीटिंग रहेगी सर श्रीनगर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रहेगी, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रहेगी। बढ़ती अगली खबर क्यों? संभल में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान। संभल जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि संभल में हर जगह अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। जहां भी सार्वजनिक भूमि, सड़क या नालों पर अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। पहले संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दिया जाता था, यदि इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो नगर पालिका द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है और जनता से भी अपील की गई है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर सहयोग करें। प्रशासन का उद्देश्य शहर को सुव्यवस्थित और जनसुविधा के अनुकूल बनाना है। चंदोसी, बहजोई, संभल, सिरसी सब जगह अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चल रहा है और जहां जहां सार्वजनिक भूमि पर, रोड पर और नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसे 100% हटाया जा रहा है और उसमें पहले सत्यापन किया जाता है, प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं और नोटिस देने के बाद यदि वो स्वयं ध्वस्त नहीं करते तो फिर नगर पालिका परिषद और राजस्व विभाग के द्वारा मिलकर ध्वस्त कराया जाता है। सर, मुहर्रम आ रहा है, कितने लोगों को पाबंद किया गया है? कितने का मुकल्लफ? अभी 9 लाख से अधिक, वो 900 से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है और जो मुचलका है वो SDM सामने वाले व्यक्ति को देख करके ही करते हैं। 50,000, 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो मुचलका है उसे बढ़ती अगली खबर की ओर। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने महाप्रभु जगन्नाथ से शांति और समृद्धि की कामना की। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज रथ यात्रा 2025 के पावन अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु उमड़े। इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने रथ यात्रा में हिस्सा लेकर अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा है कि मुझे पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने का सौभाग्य मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ दुनिया में शांति बनाए रखने और सभी परिवारों में शांति और खुशी का माहौल बनाए रखे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की भव्य रथों को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। रथों की आकर्षक साज सज्जा, भक्ति से ओतप्रोत वातावरण और उत्साही श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस पर्व को और भी भव्य बना दिया।
सर्वप्रथम आज जो महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में देखने का सौभाग्य मिला है मेरे को, उसमें मैं यही कहना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के माध्यम से कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व में शांति बनाए रखें और सब के परिवारों में सुख शांति का माहौल बना के रखें। यही प्रार्थना विश्व के हर व्यक्ति की है कि शांति जितनी बनी रहेगी उतना विश्व का उद्धार होगा। सफलतापूर्वक समापन की ओर है इस बार का रथ यात्रा। देखिए, रथ यात्रा तो हर साल होती है और उसको पालन करना कर्तव्य उड़ीसा सरकार का है, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। बाकी रथ यात्रा किस हिसाब से होगी नहीं होगी वो महाप्रभु के हाथ में है। भक्तों में उल्लास जो सभी भी बरकरार है। भक्त साल भर पूरा इंतजार करते हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, जब वो अपने मंदिर से बाहर निकल के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बाकी तो मंदिर में तो दर्शन सबको ही करते हैं, पर मंदिर से बाहर निकलने के बाद रथ यात्रा के समय में ही उनके दर्शन, प्रभु के दर्शन सबको ही कर पाते हैं। तो भव्यता स्वरूप वो होता है एवं इस साल भी उसी माहौल में उसका पालन किया। आमतौर पे देखा जाता है कि भक्त मंदिर जाते हैं लेकिन प्रभु मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ये क्योंकि ये चलंती विष्णु हैं, तो चलंती विष्णु भी अपने भक्तों, जो लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं, उनको दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये परंपरागत जो पूजा पाठ की विधि है उसको हम सबका कर्तव्य है पालन। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रेस वार्ता पर बीजेपी बेनकाब आम आदमी पार्टी का बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने खड़े हैं जो सीधे देश के लोकतंत्र और जनता के अधिकारों से जुड़ा है। आज हम पर बीजेपी बेनकाब करने जा रहे हैं। बीजेपी जो खुद को भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ मोर्चा समझती है, उसके असल चेहरे को जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आज भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए, मगर उनकी पार्टी सरकारें इनके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करने के बजाय पर्दा डालने में लगी। साथियों, दिल्ली के अंदर प्रदूषण, खास तौर पे वायु प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा और अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आईआईटी के इंजीनियर हैं, एक पढ़ी लिखी सरकार थी, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत हमने कहा था कि आर्टिफिशियल रेन करा के, कृत्रिम वर्षा करा के दिल्ली के पोल्यूशन को नवंबर दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने पूरी की पूरी योजना बनाई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये कह के मजाक उड़ाती थी कि ये अरविंद केजरीवाल की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पे कहा करती थी कि आर्टिफिशियल रेन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और केंद्र सरकार के पास बार बार हम लोगों ने कहा, मगर केंद्र सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरे अरविंद केजरीवाल, कहीं एक जगह में ये आर्टिफिशियल रेन सफल हुई हो भारत में, वहां का उदाहरण दे दो। कहीं हुई नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पैसा जो है बर्बाद करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं। और इन्होंने दिल्ली को पोल्यूशन में धकेले रखा कि कहीं दिल्ली के पोल्यूशन में राहत ना मिल जाए, कहीं आर्टिफिशियल रेन ना हो जाए। इसका कड़ा विरोध इन्होंने किया राजनीतिक तौर पे, और प्रशासनिक तौर पे इनकी केंद्र सरकार ने सारी की सारी परमिशन डिनाई कर दी, नहीं दी। 19 तारीख को, कुछ दिनों पहले 19 जून को दिल्ली में बादल छाए हुए थे। रोज मौसम विभाग कह रहा था कल परसों में बारिश आ जाएगी, घटा भी छाई हुई थी, ऐसा लग भी रहा था कि बारिश आ जाएगी।
तो आनंद फानन में दिल्ली की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, हम 2-3 दिन के अंदर आर्टिफिशियल रेन कराने वाले हैं। मैं हैरान था कि भाई एक बात बताइए, पोल्यूशन तो नवंबर में होगा जाके, अक्टूबर नवंबर में, आप अभी आर्टिफिशियल रेन करा के क्या सिद्ध करेंगे? रेन तो वैसी होने वाली है, बारिश वैसी होने वाली है, बादल है। आप ये आर्टिफिशियल रेन करा के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? किसी को पैसों का फायदा ना पहुंचाना है या झूठी वाहवाही लूटनी है। मगर हुआ ये कि बादल जो है वो हवा उड़ा के ले गई और जो है धूप निकल रही है, तो आर्टिफिशियल रेन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि असली बारिश ही नहीं हुई, तो आर्टिफिशियल कैसे होगी? तो ये दिल्ली का मजाक है। इन्होंने दिल्ली की सरकार को फुलेरा की पंचायत बना दिया कि जो मन आता है वो कर रहे हैं, जो मन आता है कहते हैं। अब बारिश ही नहीं हो रही तो इन्होंने अपनी आर्टिफिशियल रेन को भी डिले करते जा रहे हैं। जब असली में बारिश होने वाली होगी तो कह देंगे हमने करा दी। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में बादल नहीं होते। कृत्रिम वर्षा का मतलब यह है, आर्टिफिशियल रेन का मतलब यह है कि जब बारिश का मौसम ना हो तब आप बरसात करा के पोल्यूशन को कम करेंगे। अरे आप बारिश के मौसम में बरसात करा के क्या कम करेंगे? पायलट तो उस समस्या के निजात के लिए किया जाता है कि पायलट उस समय में किया जाता है जब वो वाली सिचुएशन है। और वैज्ञानिकों से भी हमारी बात हुई, वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि उस आर्टिफिशियल रेन का पायलट अगर आपको पोल्यूशन के लिए कम करना है तो आप अक्टूबर नवंबर में पायलट कराइए। ये किस जल्दबाजी में सरकार दबाव बना के बरसात के मौसम में कृत्रिम वर्षा कराना चाहती है, ये बात हमारी समझ से परे है। और 2 सवाल रेखा गुप्ता जी से हमारे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आर्टिफिशियल रेन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये नहीं होनी चाहिए, तो अब आप क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नकल? भाई अरविंद केजरीवाल तो गलत काम करना चाह रहे थे, आप उनकी अब नकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप उनकी नकल? दूसरी बात, आप उस वक्त उसे पैसे की बर्बादी कहते थे, अब आप क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात, तब आपकी केंद्र सरकार उसकी परमिशन नहीं देती थी, अब आपकी सरकार बन गई तो आपने परमिशन दे दी। ये क्या दुगलापन है? इसका जवाब जो है हम चाहते हैं रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये तमाम अलग अलग कोर्टों के आदेश पर यह तय हुआ है कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता हो तो जंतर मंतर जा सकता है। इस सरकार के बनने से पहले तो वो कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकता था। इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन होते थे, गली मोहल्लों में भी प्रदर्शन होते थे, रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते थे, प्रधानमंत्री निवास के सामने हम लोगों ने निर्भया के समय में प्रदर्शन किए, आईटीओ में प्रदर्शन होते थे। अब इस सरकार ने यह कह दिया नहीं साहब, प्रदर्शनों के लिए एक ही जगह है डेजिग्नेटेड प्लेस जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पर तो हम प्रदर्शन करेंगे, यह हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर हमें प्रदर्शन करने से रोका गया तो उसकी वजह से अगर दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोहराम मचा रखा आपने, गरीब आदमी का आपने जीना मुश्किल कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के घरों को आपने उजाड़ दिया। वो आदमी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, कहां सर छुपाएगा? और आप चाहते हैं उस गरीब आदमी की आवाज भी ना उठाई जाए, उस आदमी को बर्बाद करके आप यूपी बिहार वापस भेजना चाहते हैं, और आपको लगता है वो आदमी आपके सामने अपनी आवाज भी ना उठाए। वो गरीब आदमी अपनी आवाज उठाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है आवाज उठाने की बजाय। और अगर दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने से रोका तो उसकी वजह से अगर दिल्ली में जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के अफसर होंगे सीधे तौर पर। सर, आपने बोला कि सीएम केजरीवाल को सेंट्रल ने आर्टिफिशियल रेन की इजाजत नहीं दी और धड़ाधड़ परमिशन मिल रही है। इस साल में जो नवंबर दिसंबर का महीना आएगा, जब सांस लेना दुर्लभ
होता है, तो इस बार भी पॉल्यूशन यथावत रहेगा या परमिशन केंद्र सरकार देना शुरू कर दे, कोई सॉल्व होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आप कहीं पे लिख लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके जब मौका हो चला लीजिएगा। दिल्ली का पॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कम हो गया है, आर्टिफिशियल रेन कराओ या ना कराओ। आप चाहे दिल्ली में अब नए थर्मल पावर प्लांट हमने बंद कराए थे वो भी खोल दो तो भी कम हो गया है। कैसे हो गया है? प्रदूषण नापोगे किससे? वो जो मशीनें हैं जो प्रदूषण नापती हैं, अब नई मशीनें जंगलों के अंदर लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर जहां पे रिज है, जेएनयू के अंदर हरे भरे पेड़ हैं, वहां पे जाके छुपा छुपा के जो है वो प्रदूषण नापने वाले यंत्र लगाए गए हैं। इग्नू में लगा दिया गया, जेएनयू में लगा दिया गया, रिज में लगा दिया गया। तो भैया वहां तो प्रदूषण है ही नहीं, वो तो सड़क से कोसों दूर है, हरे भरे पेड़ है, ना आबादी ना कोई, तो वहां तो प्रदूषण ऑटोमेटिकली। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, इकोनॉमी ऊपर गई ना गई, जीडीपी ऊपर जा सकती है, आंकड़े ऊपर जा सकते हैं। आप बर्बाद हो जाए, आपकी नौकरियां चली जाए, आंकड़े में दिखा देंगे कि नौकरियां बढ़ रही हैं। अब उन आंकड़ों को देख के आप नाचते रहिए, कूदते रहिए। तो ये सरकार आंकड़ों की सरकार है। झूठे आंकड़े बनाना इस सरकार का सबसे पहला तरीका होता है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो उस तरीके से बेवकूफ बना के आप देखिए ना, 3 हफ्ते पहले मैंने आपको लाइव टीवी पे दिखाया, कैमरे पे, कि देखो मेरे फोन के अंदर वेदर ऐप जो है वो दिखा रही है कि 500 से ऊपर पोल्यूशन था यहां ऑफिस में। और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से पोल्यूशन कम था। कैसे कम था? क्योंकि आपने वो मशीनें ऐसी जगह लगा दी। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने कमरों में क्यों नहीं लगा लेते? मुख्यमंत्री अपने कमरे में वो चला ले, क्या कहते हैं वो जो चलता है, क्या कहते हैं, एयर प्यूरिफायर, और वहां पे लगा ले, एक सिरसा जी लगा ले, एयर प्यूरिफायर चला ले, और उसके सामने एक इंडिकेटर लगा दे। एयर प्यूरिफायर वाले की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, आपकी भी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। इतनी भी जहमत क्यों उठा रहे हो कि भैया वहां पे जंगलों के अंदर इंडिकेटर? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। फुलेरा की पंचायत है, फुलेरा की पंचायत, फुलेरा की पंचायत की तरह दिल्ली देश की राजधानी को चलाया जा रहा है। और कोई प्रश्न? आपके खिलाफ एफआईआर हुई है एसीबी ने, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि देश में जितने भी प्रोजेक्ट डिले होते हैं उनमें मंत्रियों के ऊपर एफआईआर करनी शुरू करी जाए। अगर हम ही को पहला बलि का बकरा बनाना तो हम भी बनने के लिए तैयार हैं, मगर वो जो बाकी मंत्री घूम रहे केंद्र सरकार के, उन पर भी तो एफआईआर कर लो। उन पर कौन एफआईआर करेगा? और केंद्र सरकार तो चलो छोड़ो, रानी झांसी फ्लाईओवर, इसका तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। रानी झांसी फ्लाईओवर शायद 1998 में कंसीव किया गया और बताया गया कि ये 2018 तक बन के तैयार हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 2006 में शुरू में बताया गया था कि बन के तैयार हो जाएगा, और ये 2 दशकों में बनाया। 1998 में शुरू हुआ और 2018 में बनाया। 2 दशकों में 20 साल, जिसमें 16-17 साल भारतीय जनता पार्टी के थे। इसमें ये फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ। इसकी इनिशियल जो 2006 में जो इसकी कॉस्ट मानी गई थी, वो मानी गई थी 177.7 करोड़ रुपए, और ये बन के तैयार हुआ 825 करोड़ में, यानी कि 4 गुने से भी ज्यादा, लगभग 5 गुने जो है इसकी कीमत बढ़ गई। तो भाई भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी थी, उनकी भी कोई, उनके भी मेयर के ऊपर या उनकी स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज की हो तो हमें बता दो। दूसरा, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, 2015 में शुरुआत हुई। कहा गया कि 2023 में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चला करेगी। 2023 तो आगे निकल गया, बुलेट ट्रेन तो अभी चली नहीं। अब बताया जा रहा है कि 2033 में कंप्लीट होगी
और जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वो तो खर्चा जब होगा तो पता चलेगा, 1 लाख करोड़ रुपए का ये एस्टिमेट था इनिशियली, और बताया जा रहा है करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए में बनेगी, लगभग दुगना जो है इसके ऊपर खर्च हो जाएगा। तो क्या आप रेलवे मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? सीबीआई कर सकती है हिम्मत करे, हम तो स्वागत करेंगे। एक हम पे कर दिए, उन पे भी कर दो, वो भी थोड़े दिन भुगत लेंगे। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है 2023 की कि केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन जो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, केंद्र सरकार की डिवीजन के हिसाब से उनके 56% प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा डिले होते हैं, और उसके अंदर लगभग 10.88 लाख करोड़ रुपए का खर्च आना था, जिसमें अब 14.07 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का ओवररन हुआ। तो ये जो 835 प्रोजेक्ट अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के हैं, मत तो भाई उन पे भी कर लो। अगर प्रोजेक्ट डिले पे मंत्रियों के ऊपर एफआईआर होने लगेगी कि आपको कोई जेई नहीं मिला, कोई एई नहीं मिला, कोई चीफ इंजीनियर नहीं मिला, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आपको कोई नहीं दिखा, कह रहे मंत्री डिले करा रहा था वहां पे बैठे, तो कमाल ही कर दिया आपने। ये तो आप कीर्तिमान बना रहे हैं। और कोई सवाल? सर, इसके अलावा दिल्ली में जो ईवी बसेस थी देवी नाम से, अब उसकी फ्लीट की 105 बसेस आज रिलीज की गई हैं जो भगवा रंग में निकाली गई, उस पर क्या करेंगे? अब देखिए, वो बसें तो मोहल्ला बसें थी, अब उनका नाम बदल के आपने देवी कर दिया, अब आप उनका रंग भगवा कर रहे हैं। एक हिंदू के तौर पे मुझे इस पे ऐतराज है। बस में बैठने वाला यात्री खिड़की से थूकता भी है, पान की पीक भी फेंकता है, और कई बार उल्टी भी करते हैं, और वो उन बस की खिड़कियों से चिपके हुए उल्टी के दाग, पान की पीक, लोगों का थूक और बलगम मुझे मेरी धार्मिक आस्था को कष्ट पहुंचाता है। आपने नाम देवी रख दिया, रंग भगवा कर दिया। इस चीज के लिए तो नहीं है ये शब्द देवी, और इस चीज के लिए नहीं है ये रंग भगवा। मुख्यमंत्री जी को भगवा का शौक हो, रोज भगवा पहने, हमें खुशी होगी। मुख्यमंत्री उनका कार्यालय सारी दीवारें अंदर से भगवा करा ले, साफ सुथरा रहे, हमें कोई कष्ट नहीं। मुख्यमंत्री अपने घर के सारे कमरे भगवा करा ले, हमें इसमें भी कष्ट नहीं, क्योंकि साफ सफाई रहेगी। मगर ऐसी चीज जहां पे गंदगी हो, वो चीज अपमानित हो, वो ठीक नहीं है। जूते चप्पल लेके लोग उस बस में चढ़े, देवी को तो बहुत जो है, आपको शब्द जो है, शब्दों का चयन जो है ध्यान से करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करेगी ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। हो सकता है हमारी इस बात को सुन के उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति थोड़ी सी जो है सेंसिटिविटी आए, और वो अपना जो है विचार बदले। और कोई? बढ़ती अगली खबर क्यों? दिल्ली लक्ष्मी नगर में चाकू घोंपने से युवक की मौत। शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि उन्हें लक्ष्मी नगर के आरएस ग्रोवर अस्पताल से सूचना मिली है कि यश नाम के एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया। जांच के दौरान पता चला है कि यश अपने चचेरे भाई के साथ गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्कूटर पर था, जहां उनकी किसी अन्य युवक के साथ हाथापाई हो गई। इस दौरान अमन नाम के एक युवक ने यश की पीठ के निचले हिस्से में चाकू घोंप दिया। घायल यश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कुल 3 आरोपियों की पहचान हुई है, जिनमें अमन और लकी नाम के युवक शामिल है। साथ ही एक नाबालिग भी इस मामले में संलिप्त है। सभी आरोपियों को पूर्व दिल्ली क्षेत्र अधिकारी से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला बड़ी दुखद घटना है ये। कल करीब 9:50 पर हमको एमएलसी मिली आरएस ग्रोवर हॉस्पिटल जो लक्ष्मी नगर में है, वहाँ से ये इतला मिली कि एक लड़का जिसका नाम यश है, जिसकी उम्र 19 साल है, उसको
डिक्लेयर्ड डेड। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए घायल अवस्था में, तो डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर डेड कर दिया। वहाँ पर उसको एडमिट कराया गया, तब ये MLC हमको मिली। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कज़न के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहाँ पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा, और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया। और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। तो सर, इस पूरे घटनाक्रम में सर कितने लोग इन्वॉल्व थे और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके नाम क्या क्या? इनिशियली जो हमारी जांच में आया तो इसमें 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजिनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। सर, किस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? क्या रोड रेज सीरियस रहा सर पूरा? अभी जो भी इनिशियल हमने जांच करी है उस जांच के अंदर तो यही है कि ये यश जो मृतक है अपने कजन के साथ जा रहा था स्कूटी पर, और स्कूटी की टचिंग हुई जो लड़का 15 साल का उसके साथ, और फिर इन लोगों का वहीं पर ही झगड़ा बढ़ गया, और झगड़े के बाद ये जानलेवा हमला इसके ऊपर हुआ। तो वो माइनर के साथ बाकी लड़के भी मौजूद थे? माइनर के साथ वो बाकी लड़के वहीं मौजूद थे। तो उसके बाद सर कहाँ से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है? इनको हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली की जुरिडिक्शन है वहाँ से अरेस्ट किया है इनको। सर, इसके अलावा जो डिसीज है उसकी फैमिली एक एलिगेशन लगा रही है कि जो यश है जो डिसीज है उसकी किसी लड़की के साथ दोस्ती थी, और वो लड़की वाले चाहते नहीं थे यश की साथ उसकी दोस्ती, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी कॉन्स्पिरेसी है। इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं? इस मामले की जानकारी अभी हमको मुझ तक नहीं पहुंची है। ये जैसे हमारे पास अगर ये मामले की इस तरीके की भी कोई जानकारी सामने आएगी तो हम इसको डेफिनेटली जांच करेंगे इसकी भी। तो सर, ये जो लड़के पकड़े गए हैं इनकी प्रोफाइल क्या है? क्या प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है किसी केसेस में? इसमें जो अमान है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको अभी रिसेंटली हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में यहीं गीता कॉलोनी के अंदर इसको अरेस्ट किया था। और इसके अलावा बाकी 2 जो हैं सर, एक माइनर है और लक्की जो है। माइनर की तो फिर इन्वॉल्वमेंट हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और लक्की की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई प्रीवियस गेट धक्का मार। बढ़ती अगली खबर क्या? श्रीनगर अब्दुल रशीद शेख के बेटे अबरार रशीद 24 घंटे की भूख हड़ताल पर। जम्मू कश्मीर जेल में बंद बारामुल्ला के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने घोषणा की है कि वे आज रात 8 बजे से 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यह भूख हड़ताल जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके लगातार छीनते जा रहे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ एक विरोध स्वरूप है। अबरार रशीद ने कहा है कि राष्ट्रीय दलों चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा को यह याद दिलाना होगा कि उन्होंने कश्मीरियों के अधिकारों को कैसे दबाया। आप आपातकाल के मुद्दे पर बहस करते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं, लेकिन कश्मीरियों की पीड़ा को भूल गए। जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 8 बजे से वो स्टार्ट करेंगे अपना हंगर स्ट्राइक। कल शाम 8 बजे तक 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा, और ये इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटिन्यूअल डिनाइल ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही में उन जो नेशनल पार्टीज है, चाहे उसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनको ये बावर कराना है कि किस तरह से आपने जो है कश्मीरी को हुकूकों को दबा के रखा है। आज आप इमरजेंसी पे डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, लेकिन आप कन्वीनियंटली भूल गए हैं कश्मीरी को किस तरह से आपने सप्रेस किया है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब उन्होंने कश्मीरी के साथ कौन सी जुल्म और ज़्यादतियाँ की, और जब
आज बीजेपी कांग्रेस में ये हुकूमत में है, पिछले 11 सालों से उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीरियों पे जुल्म और ज्यादती किया और किस तरह से उन्होंने जो यहाँ की जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल वॉइसेस है उनको दबा के रखा है, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 से। तो उसके रिलेटेड एक मार्क का प्रोटेस्ट है कि उनको ये याद दिलाया जाए कि आप कश्मीरी के हुकूम को दबाया नहीं जा सकता, और उन्हें ये भी बताना है कि किस तरह से हज़ारों कश्मीरी जो नौजवान है वो जेलों में बंद है, चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और हाल ही में आपने कोई न्यूज़ भी देखी होगी, शबीर शाह साहब है, हमीद फयाज साहब है या बाकी जो हमारे कश्मीरी नौजवान है जिनका कोई अता पता भी नहीं है कि जो एक सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, तो उसके लिए एक मार्क का प्रोटेस्ट है, क्योंकि वो जेल में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज उन्होंने ये हुकूमत को ये बावर कराना है इस चीज़ का कि आप हमारे हुकूकों को, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, आप उन राइट्स को दबा नहीं सकते हैं। तो ये हंगर स्ट्राइक तिहाड़ जेल में बिल्कुल, ये तिहाड़ जेल में स्टार्ट होगी आज शाम 8 बजे और कल शाम 8 बजे ख़त्म होगी। तो 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये एज अ मार्क का प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द करंट रिजीम्स हु हैव फेल्ड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फेल होगी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ये तो अफसोस की बात है कि हम जो हमारी जो आज करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 370 पे वोट लिया था और आज हमें स्टेटहुड के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी यहाँ यूटी गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से उनको लेना चाहिए। और हमने हमेशा ये कहा था कि अगर वो कोई अच्छा चीज़ करते तो हम उसके साथ हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है बाकी चीज़ों में मसरूफ़ है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं और कश्मीरियों के जो दुख दर्द है उनको भूल गए और उनके लिए कोई जो है स्टेप नहीं ले रहे। तो जुलाई में असेंबली और पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इंजीनियर साहब शिरकत करेंगे? जी देखिए, हमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और इंशाल्लाह जिस तरह से हमने पहले अप्लाई किया था हम इस बार भी अप्लाई करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है उनको इस बार भी इजाज़त मिलेगी पार्लियामेंट जाने की और वहाँ पे वो लोगों की बात रखेंगे। बढ़ती अगली खबर क्यों? कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल किया तीखा बयान। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हाल ही में सामने आए कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह स्थिति और बिगड़ रही है। आपके इसके परिणाम अपने सामने देख सकते हैं। यह बंगाल के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बंगाल पर कलंक है। मंत्री मेघवाल ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था सुधारने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। कानून कॉलेज में ही देखा जा रहा है कि कानून छात्री का ही बलात्कार हो जाता है, किस रूप से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। जो कॉलेज में कानून की पढ़ाई होता है यूनियन। बढ़ती अगली खबर क्यों? कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर महिला कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा का बयान। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर महिला कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा ने कहा है कि कोलकाता में 24 वर्षीय कानून की छात्रा के साथ एक व्यक्ति और उसके साथियों ने क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया है, क्योंकि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। तो उसे 3 घंटे तक पीटा गया, बलात्कार किया गया और फिर उसका वीडियो बनाया गया। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि ये वीडियो को लाइव कर देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह डॉक्टर हो या वकील। पेशेवरों को उनकी डिग्री देने से पहले एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सभी बड़े संस्थानों में एक टीम का गठन किया जाना चाहिए। इस अपराध के लिए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, कलकत्ता में जो 24 साल की लॉ कॉलेज की छात्रा जो थी, उसके साथ उसके ही मिलने वाले एक मित्र समझिए, उसने अपने और साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है और उस छात्रा को
सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया। उसके खुन्नस में आके उसने अपने मित्रों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी, बलात्कार किया और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे और उस तरह से उसको थ्रेटन करके उसको ब्लैकमेल भी किया। तो अब इसमें यह है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहती रही हूं कि कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। अब लॉ के स्टूडेंट और वो जो अक्यूज है वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है, वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की गंदी मानसिकता वाले, और मुझे तो लगता है कि हर प्रोफेशन में, डॉक्टर हो या लॉयर हो या किसी भी प्रोफेशन में डिग्री देने से पहले आप जब एक डिग्री देते हो, प्रोफेशनल डिग्री सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो वो डिग्री देने से पहले उस इंसान या उस स्टूडेंट के चरित्र का भी एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जो ऐसे लगता तो है लेकिन फॉर्मली लगता है, वो ऐसे ही साइन करके दे दिया जाता है। लेकिन बाकायदा एक ऐसी हर बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम होनी चाहिए कि वो पहले उसका वो पता करे कि वो किस तरह की मानसिकता है, उस पर इस तरह के गंदे कोई इल्जाम नहीं लगे हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसके बाद उसको डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि ये डिग्री लेके फिर समाज में खुले घूमते हैं और उसके पंजे में, उसके शिकंजे में कितने पीड़ित लोग जो सही में बहुत तकलीफ में होते हैं और अपने पैसा खर्चा करके इन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, तो जो खुद ही ऐसी तरह की मानसिकता वाला होगा वो किसको क्या न्याय दिलाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो पीड़िता है उसके लिए हमें मतलब ये कहते हैं कि स्त्री में एक सिक्स्थ सेंस होती है कि जो इंसान को पहचानती है, तो कहीं ना कहीं उसको सही बुरे की समझ थी, तभी उस लड़की ने उससे शादी के लिए मना किया। ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, आज की दुनिया में लोग इतना प्रिटेंड करते हैं और लड़कियों को भरमाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उनकी जो असलियत होती है वो बहुत लेट सामने आती है बहुत। और वो भी समझने वाले समझ पाते हैं, कई बार उनका असली चरित्र तो समझ में भी नहीं आता है। तो उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिस तरह से हुआ वो बहुत दुखनीय है। और जब कानून व्यवस्था की पढ़ाई करने वाले ही इस तरह की गतिविधि करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। आज वही लॉयर बनेंगे, कल वही जज बनेंगे और वही हमारे जीवन के फैसले तय करेंगे। हमारी जीवन मृत्यु, हमारे कैद या कितने साल की सजा होनी है, या क्या आप आरोपी हो नहीं हो, या आपको जामीन मिलनी है कि आपको छोड़ देना है, वो ये तय करेंगे। इनके हाथों में कितने लोगों का जीवन होगा, ये आप सोचिए। तो ऐसे जो अक्यूज होते हैं, स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि जिनका समाज में एक स्थान होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल्स किसी तरह के हो, लॉयर हो, उनके ऊपर तो एक आम आदमी से ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी कानून, सारे कायदे जानते हैं कि हमारे देश में किस चीज की क्या सजा होती है। उसके बावजूद इस तरह के दुष्कर्म करते हैं, तो उनको तो सिर्फ फांसी से छोटी कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक उदारीकरण के शिल्पी पीवी नरसिम्हा राव की जयंती के अवसर पर हैदराबाद में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इस अवसर पर तेलंगाना के मंत्री पूर्णम प्रभाकर, राज्यसभा सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण तथा पीवी नरसिम्हा राव के पोते एनबी सुभाष ने पीवी घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी नेताओं ने उन्हें भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक दूरदर्शी नेता बताया। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि नरसिम्हा राव न सिर्फ एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि भारत को आर्थिक संकट से निकालने वाले निर्णयों के लिए उन्हें युगदृष्टा के रूप में भी याद किया जाएगा।
फोटोग्राफर है నిమిషాలే నువ్వు వచ్చిన టైంకి ఇచ్చేసింది పెద్ద జరిగింది, అది పూర్తి కాలేదు. ఇప్పుడు ఆ పనులన్నీ పూర్తి చేసే దిశలో కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాను. వచ్చే జయంతి లోపల దాన్ని
चले दर्शकों, ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।